हेलो गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में BSOE 142 भारतीय जो समाजशास्त्र है, ठीक है, भारत में समाजशास्त्री क्या है, इससे पहले इसका जो दो ब्लॉक है, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 अपलोड कर चुका हूं। ब्लॉक नंबर हम 3 में देखेंगे और जो मैं यहां पर इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसी आपके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, आप अपने एग्जाम को लिखेंगे। जैसे इसमें आप देखेंगे भारत में समाजशास्त्री, इससे पहले हम 5 समाजशास्त्री जो हैं उनको बात कर चुके हैं। अब 5 और बचे हुए जो समाजशास्त्री हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे इसमें जैसे लीला दुबे हैं, इरावती हैं, ये जो समाजशास्त्री हैं, इन्होंने भैया भारतीय समाजशास्त्र में क्या खोजें की, क्या रिसर्च किया, क्या चिंतन किया, इनका क्या विषय था, क्या टॉपिक था, इन्होंने क्या समाजशास्त्र में इन्होंने क्या योगदान दिया, वही चीज़ें आपको बतानी। इन्होंने कौन सी किताबें लिखी, कौन सी बुकें लिखी, तो वही आप कह रहे हैं इसमें क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें सबसे पहले देखेंगे यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में अगर आप देखोगे इरावती कार्वे, इरावती जो है ये क्या, इन्होंने क्या किया, इनका जीवन परिचय जैसे हो गया। मुख्यतः जो होगा, जैसे पूछ लेंगे इरावती कार्वे का जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि इनका अगर देखेंगे जो मोस्टली ये पूछते हैं कि ज़्यादातर जो पूछा जाता है, इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे आ गया इरावती कार्वे, सिर्फ कई बार इतना ही लिख देंगे, कई बार लिख देंगे इरावती कार्वे का जो यहाँ पर पूछेंगे इनका सामाजिक योगदान क्या रहा, या समाजशास्त्र में, या सामाजिक क्या, या इनका इन्होंने क्या क्या सर्च की, या इनकी कृतियाँ क्या हैं, इसी के आधार पर। दूसरा जैसे मैं इसमें बताऊंगा, जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा, जैसे कई बार ऐसा जाता है, जैसे क्वेश्चन ये पूछेंगे भाई इरावती कार्वे ने भारतीय समाजशास्त्र में क्या योगदान दिया, उन्होंने क्या क्या, तो इन्होंने देखो, इन्होंने जो इरावती जो कार्वे हैं, उन्होंने हिंदू समाज, नातेदारी और युगांता, ये 3 प्रकार इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 विषयों पर इन्होंने अध्ययन किया, इन्होंने शोध किया। यानी इरावती जो कार्य है हिंदू समाज, दूसरा नातेदारी यानी तो भाई मेरे रिश्तेदारी, यानी हिंदू समाज कैसा, उसमें पूजा पद्धति कैसे है, उसमें पूजा पाठ कैसे किया जाता है, या हिंदू जो समाज है वह अलग कैसे कैसे अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, अलग अलग जातियां कैसे होती हैं, अलग अलग जातियों में अलग अलग पूजा पद्धति है। फिर जैसे नातेदारी, अगर नातेदारी देखोगे तो दो रिश्तेदारी होती है, तो पूरा जो भारतीय जो समाज है उसमें कैसे कैसे नातेदारी रिश्तेदारियां हैं। जैसे नातेदारी भैया रक्त के आधार पर होती है, रक्त के आधार पर मतलब होता है कि जैसे भैया कि हमारे चाचा हैं, हमारे दादा हैं, हमारे चाचा दादा भाई बहन, ये सारे क्या हैं जो रिश्ते बनते हैं, क्या है, रक्त संबंध के आधार पर। वैसे जो नातेदारी जैसे विवाह के आधार पे बहुत सारे हमारे रिश्ते भैया शादी के बाद बनते। जैसे मान लीजिए अगर आपकी शादी किसी लड़की से हो गई तो आपके जैसे सास हैं, ससुर हैं, साले हैं, साली हैं, ये सारे जो संबंध आपके बने, यानी ये जो रिश्तेदारी आपकी बनी कैसे, वैवाहिक संबंधों के आधार पे। यानी लीलावती कार्य अगर देखोगे तो हिंदू समाज कैसा, हिंदू समाज में कैसी कुरीतियां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, या हिंदू समाज में जो रूढ़िवादिता है, यानी इनके 3 पॉइंट बनेंगे। लीलावती कार्य को अगर लिखेंगे 3 पॉइंट में, हिंदू समाज के इन्होंने हिंदू समाज का जो समाजशास्त्री सिद्धांत है उसका इन्होंने अध्ययन किया, और हिंदू समाज में जो कुरीतियां हैं, हिंदू समाज में जो बदलाव है, या हिंदू समाज में जो जाति व्यवस्था है, या हिंदू समाज जो पूरी तरीके से इसमें कह सकते हैं अंधविश्वास है, उसको प्रकार को दिखाया है, तथा हिंदू समाज में जो पॉजिटिव बातें थी उसका भी इन्होंने क्या किया है, समर्थन किया। दूसरा नातेदारी व्यवस्था, यानी भारतीय समाज में जो नातेदारी व्यवस्था है, इन्हीं 3 पॉइंटों को हम देखेंगे। यानी लीलावती कार्य के आधार पे जब आ गया लीलावती कार्य, तो इन्हीं 3 बातों को, हिंदू समाज, नातेदारी व्यवस्था, युगांता, इन्हीं 3 पॉइंटों को डालना पड़ेगा, और इन्हीं 3 पॉइंटों के आधार पे इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। अगर आ गया लीलावती कार्य, सॉरी लीलावती बोला हूं बार बार, इरावती, ठीक है, इरावती कार्य। अगर उन्होंने पूछा इरावती कार्य क्या है, या वो कब पूछेंगे इरावती कार्य का भारतीय समाजशास्त्र में योगदान क्या है, उन्होंने किस चीज का अध्ययन किया, तो यही हिंदू समाज का, नातेदारी का और युगांता का। मैं थोड़ा सा देख लेते हैं इरावती कार्य का, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इरावती कार्वे एक मानव शास्त्री हैं, इनका जन्म बर्मा यानी म्यांमार में हुआ था भाई, ठीक है। जन्म के कुछ वर्षों के बाद इनके पिता को भारत भेज दिया, जहां इनकी इरावती कार्वे की दीक्षा शिक्षा पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। यहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहती थी, यानी इरावती कार्वे एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहती, इसीलिए तो कैसे हिंदू समाज जो कैसे है, या नातेदारी कैसे, तभी तो इन्होंने अध्ययन किया। इस परिवार में शिक्षा का अतीव महत्व था, इरावती ने उन्हीं से माने। यानी जिस परिवार, जब ये म्यांमार से आती भैया महाराष्ट्र आती हैं, तो महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण परिवार के साथ ही रहती हैं। तो ब्राह्मण परिवार को जो था, या कैसे जो ब्राह्मण परिवार था उसमें शिक्षा का जो महत्व था, इसलिए इनकी मान्यताएं भी बदलती हैं।
उनका विवाह कार्बे परिवार में कर दिया गया था और शिक्षा की समाज सुधार कहलाए, यानी आगे चलकर इनका जो विवाह था एक कार्बे परिवार में होता है, इसलिए इनका नाम इरावती कार्बे रख दिया जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सुधार के क्षेत्र में देखोगे तो इरावती कार्बे जो हैं उनका बहुत योगदान रहा। उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी जाने से पूर्व इरावती कार्बे ने मुंबई विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र और में कह सकते हो कि इसमें स्नातकोत्तर में उन्होंने उपाधि ली थी। वर्ष 1930 में मानव विज्ञान के लिए उन्होंने क्या बर्लिन यूनिवर्सिटी में भैया उन्होंने पढ़ाई की थी, वहाँ पर डी फिल उपाधि प्रदान की। उनका व्यावसायिक प्रशिक्षण बर्लिन यानी बर्लिन यूनिवर्सिटी में जाकर के उन्होंने समाज शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने इस सारे अध्ययन किए। इरावती कार्बे की शैक्षणिक यात्रा क्या रही, थोड़ा बहुत अगर आप लेंगे इसका देख लेंगे। इनका जो मुख्य बातें करें, इरावती जो कार्बे हैं, देखो इरावती कार्बे का मुख्य विचार हिंदू समाज और उसकी जाति व्यवस्था के साथ साथ नातेदारी पर, यानी इरावती कार्बे जो हैं भारतीय समाज में जो हमारा हिंदू समाज है, दूसरा जो जाति व्यवस्था है किसका भैया, हिंदू समाज में जो जाति व्यवस्था है और नातेदारी व्यवस्था, इन्हीं चीजों पर इन्होंने क्या किया, अपना समाजशास्त्री सिद्धांत दिया। इन्हीं चीजों का इन्होंने क्या अध्ययन किया, इनका ही यानी हिंदू समाज का और हिंदू समाज में जो जाति व्यवस्था है या जाति व्यवस्था कैसे चलती है और नातेदारी, ठीक है, यानी हमारे जो संबंध है चाचा मामा काका ताऊ, ये जो हमारे रिश्तेदारियां होती है, इन्हीं चीजों का इन्होंने क्या अध्ययन किया है। हिंदू समाज में अगर देखोगे तो हिंदू समाज में इन्होंने हिंदू सोसाइटी यानी एक हिंदू समाज संबंधी अध्ययन किया, जो कार्बे ने अपनी पुस्तक यात्रा के दौरान एकत्र किया आंकड़ों पर लिखा। हिंदी, मराठी, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक भाषाओं में ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने कार्य दी, यानी उन्होंने जो भारतीय हिंदू समाज संस्कृति को लिखा तो उसमें जैसे पाली प्राकृतिक भाषाओं में जो ग्रंथ लिखे हैं उनके आधार पर उन्होंने लिखा। इरावती कार्बे के अनुसार भारतीय जाति समाज अर्ध स्वतंत्र इकाई के, यानी अर्ध स्वतंत्र इकाई भैया एक ऐसा समाज जिसमें प्रत्येक इकाई का व्यवहार अपना का कोई परंपरागत प्रतिमान, यानी भारतीय जो समाज है उसमें जो परंपराएं हैं उनका सबका अलग अलग मापदंड, यानी इन्होंने पूरी तरीके से जो हिंदू समाज है उसका इन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने बताया। और हिंदू समाज में जो विलक्षण है या जो बहुत लचीलेदार इसको बताया या हिंदू समाज को अपार सहिष्णु बनाती हैं, यानी हिंदू समाज जो है वो भैया दूसरे सम्मान धर्मों का भी आदर करता है, मान सम्मान करता है। इस प्रकार यानी इन्होंने शारीरिक सांस्कृतिक के लिए इस प्रकार से इनका पूरा अध्ययन है, यानी कह सकते हैं कि हिंदू समाज कैसा, उसमें रीति रिवाज कैसे, उसमें पूजा पद्धति कैसे है, इन चीजों का उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। दूसरा नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था देखोगे तो उत्तर भारत में नातेदारी अलग प्रकार के हैं, यानी जो रिश्तेदारी व्यवस्था थी इसका भी उन्होंने अध्ययन किया। यानी जो नातेदारी व्यवस्था होती है भैया और रक्त संबंध के आधार पर होती है, यानी जो हमारे समाज में जो रिश्तेदारियां हैं, जो नातेदारियां हैं, एक तो होती रक्त संबंध के आधार पे, दूसरा होती वैवाहिक संबंध, इसका भी इन्होंने यानी नातेदारी व्यवस्था क्या थी उसका भी उन्होंने क्या डीप में विस्तार से इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था कि नातेदारी व्यवस्था कैसे चलती कैसे है। उत्तर भारत में नातेदारी क्या है, जैसे अलग प्रकार की होती है, दक्षिण भारत में अलग प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए नातेदारी क्या है, जैसे अगर मैं बताऊंगा रक्त के आधार पे, भी मैंने शुरुआत में बताया था, रक्त का मतलब होता है जैसे हमारे भाई हैं, बहन हैं, चाचा हैं, ठीक है, या हमारे मान लीजिए कि हमारे दादाजी हैं, पापा जी हैं, या आपके जो भाई होंगे या उनमें ये रक्त संबंध के आधार पे, यानी इनका खून का रिश्ता है, ठीक है, यानी खून के रिश्ते में भी नातेदार है। दूसरा विवाह जब होता था, जैसे आपकी शादी हो जाएगी तो आपके सास ससुर हो जाएंगे, साले साली हो जाएंगे, तो क्या होती है विवाहिक संबंधों के आधार पे सास हो जाएगी, आपकी ननद हो जाएगी, सारी क्या होती हैं विवाह के बाद आपकी नातेदारी। तो ये नातेदारी व्यवस्था क्या भारत में कैसे थी, वेदों ब्राह्मण उपनिषदों में जैसे रामायण महाभारत, यानी कह सकते हो कि हिंदू समाज में जैसे रामायण महाभारत वेद उपनिषद क्या है इनका इन्होंने पढ़ाई किया और उन्हीं के आधार पर जैसे नातेदारी में जैसे चचेरे ममेरे भाई बहनों के वैवाहिक संबंधों को भी इन्होंने निषेध। जैसे भारत में क्या होता भैया चचेरे ममेरे जो भाई बहन इनमें होते हैं, इनमें शादी नहीं होता ना, यानी जो ब्लड रिलेशन में शादी नहीं की जाती है, तो वही बता रही है उन्होंने संयुक्त परिवार को। और भारत में जो नातेदारी रही, किस प्रकार से भारत में जो नातेदारी बनती है, यही सारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे ना तो आपके लिए नातेदारी। दूसरा युगांता, ठीक है, अगला जो पॉइंट है युगांता। देखिए इरावती कार्बे का युगांता नामक महाकाव्य महाभारत के पुनर्लिखन। युगांता क्या है, इन्होंने जो पुरानी कविताएं थी, यानी जैसे महाभारत है, यानी महाभारत का उन्होंने एक नया ग्रंथ पुनर्लेख, यानी महाभारत को इन्होंने दोबारा लिखा, उसी को युगांता बोला गया है। साहित्य और समाजशास्त्री ग्रंथों में प्राचीन काल में इतिहास दर्शन संस्कृति दर्शन का श्रमित मिश्रण है। यह पुस्तक एक साहित्यिक कृति के रूप में है, एक समाजशास्त्री के रूप में। युगांता क्या है, इरावती कार्बे की बुक है, जिन्होंने भारतीय जो समाज रहा, भारतीय समाज में जो महाभारत है उसको लेकर के उन्होंने अपना मापदंड बताया, अपने आधार पर भारतीय समाज को, उसी को युगांता, यानी युगांता क्या है, इरावती कार्बे की बुक है जिस पर उन्होंने अपने विचार दिए हैं, अपने मत दिए हैं और महाभारत जो है उसके लेकर के उन्होंने एक
समाज सिद्धांत को उन्होंने निरूपित किया है और उसी प्रकार के समाज साधु इसमें सकारात्मक यानी महाभारत में अगर देखोगे सकारात्मक नकारात्मक यानी युगांता में उन्होंने जो महाभारत के पहलू को लेकर के किताबें लिखे हैं उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों को उन्होंने यानी इरावती कार्बे जी ने शामिल किया। तो इरावती कार्बे के बारे में जब आएगा तो यही सारी चीजें अगर आप लिखें शॉर्ट में तो आप लिखें। दूसरा, इरावती कार्बे ने भाई कौन कौन सी किताबें लिखे हैं? तो इरावती जो कार्बे हैं 3 हैं। हिंदू सोसाइटी जैसे हमने बात किया था, युगांता इनकी बुक है, ठीक है, युगांता बुक है और जिसमें इन्होंने जैसे युगांता हमने बुक में बात किया था तो युगांता इन्होंने बुक में जो चीजें बात किया था जैसे हमने बताया कि महाभारत को लेकर के सकारात्मक नकारात्मक बातें यानी महाभारत जो है उसका एक दृष्टिकोण बताया, उसका समाजशास्त्री सिद्धांत कैसा होता बताया है। युगांता है, महाराष्ट्र में लैंड एयर इट्स पीपल है, यानी ये जो इरावती कार्बे हैं, ठीक है, उनकी क्या है, उन्होंने ये सारी बुकें लिख रखी हैं, किताबें लिख रखी हैं, ठीक है। अगला जो होगा हमारे थिंकर होंगे, अगले थिंकर पर चलते हैं। नेक्स्ट हैं चैप्टर नंबर 9 हमारे हैं। कौन है भाई मेरे चैप्टर नंबर 9 में? ए आर देसाई। कौन है? ए आर देसाई। जैसे कई बार आ सकता है कि ए आर देसाई का समाजशास्त्री सिद्धांत बताइए, या ए आर देसाई ने भारतीय समाजशास्त्र में क्या क्या अध्ययन किया, या ए आर देसाई के बारे में कुछ भी आएगा तो जो चीजें मैं बता रहा हूं वही चीजें, यानी जैसे आ गया ए आर देसाई पर टिप्पणी कीजिए, या ए आर देसाई जो हैं या भारतीय समाजशास्त्र में इनका क्या योगदान रहा, या इनकी कौन सी कृतियां बुकें हैं, इस टाइप से क्वेश्चन ए आर देसाई देखते हैं। यानी ए आर देसाई का जीवन परिचय और ए आर देसाई ने भारतीय समाजशास्त्र में क्या क्या, इनके जैसे ए आर देसाई के तो पॉइंट क्या लिखोगे? भारतीय राष्ट्रवाद, यानी एक प्रकार से इन्होंने भारत में राष्ट्रवाद को लेकर के उस प्रकार, यानी भारत में राष्ट्रवाद कैसे है या हमारी राष्ट्रीय एकता कैसे है, यानी राष्ट्रवाद को लेकर के इन्होंने अध्ययन किया, यानी उस समाजशास्त्र को बताया। यानी जो ए आर देसाई है राष्ट्रता यानी राष्ट्र देशभक्ति की भावना कैसे है, उन सभी चीजों पर क्या क्या इन्होंने समाजशास्त्र में अध्ययन किया है। राष्ट्रवाद, भारत में पूंजीवाद में, यानी जो भारत में पूंजीवाद है उसकी भूमिका कैसे बदले, यानी जैसे भारत में भैया हमारे यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके बाद जो पूंजीवाद है पूरी तरह से देखा होगा, भारत की जो मार्केट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था जैसे खुल गई है, अब कहीं पर भी व्यापार हो सकता है कि जैसे वैश्वीकरण हुआ तो भारत के जो भारत में भी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां लग रही, भारत के भी जो व्यापार है दूसरे देशों में, यानी भारत में पूंजीवाद में परिवर्तन में राज्य की भूमिका, यानी जब से भारत में अगर पूंजीवाद है तब से जो राज्य की भूमिका है, तब से हमारा जो सरकार है, जो हमारा राज्य है, उसकी भूमिका क्या है पूरी तरीके से जिस प्रकार बदल गई। विकास मार्ग, यानी भारत में जब से पूंजीवाद आया है तब से भारत का जो विकास है, विकास का मार्ग खुल गया, यानी इस पर ये सभी क्या, इन पर इन्होंने क्या क्या समाजशास्त्र में अध्ययन किया है। मार्क्सवाद दृष्टिकोण से भारतीय समाज को समझाया, यानी ए आर देसाई ने मार्क्सवादियों के अनुसार से भारत को समझने का प्रयास किया है। एक इसमें हेडिंग लिख सकते हो, मार्क्सवाद की दृष्टि से भारतीय समाज को समझने का जो प्रयास था उसे ए आर देसाई ने किया था। यानी ए आर देसाई जैसे देखोगे राष्ट्रवाद को, भारत में राष्ट्रवाद का कैसे उदय होता है, भारत में राष्ट्रवाद कैसे रहा, या भारत में राष्ट्रीय एकीकरण कैसे रहा, इसको लेकर के उन्होंने समाजशास्त्री अध्ययन किया। दूसरा, भारत में पूंजीवाद के आने से भारत में क्या परिवर्तन, कैसे विकास हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे भारत का जो व्यापार है वो बढ़ा, भारत में कैसे अन्य कंपनी आकर के लगने लगी, उसको भारत में जो विकास है, यानी विकास का मार्ग, जब भारत में पूंजी आया, भारत में वैश्वीकरण हुआ, तब भारत में क्या होता है, बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, भारत का विकास होता है। और फिर उन्होंने मार्क्सवाद के दृष्टिकोण से किसके, ए आर देसाई के जब बारे में पूछा जाएगा तो यही पॉइंट रहेंगे ए आर देसाई के, ठीक है, इन्हीं पॉइंटों के आधार पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मार्क्सवादी दृष्टिकोणों के, यानी ए आर देसाई ऐसे हमारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने मार्क्सवादियों के अनुसार से भारत को समझने का प्रयास किया है, या मार्क्सवादियों के अनुसार से भारत को बताने का प्रयास किया ए आर देसाई। जैसे जब लिखोगे, जैसे लिखा ए आर देसाई तो पॉइंट नंबर 1 लिखो, भारतीय राष्ट्रवाद लिख दिया, तो भारतीय राष्ट्रवाद में ए आर देसाई ने भाई भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाने में, या राष्ट्रवाद के उत्थान में, या भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, या भारतीय लोगों में एकता कैसे बढ़ी, या भारतीय लोग, क्योंकि हमारा जो पहले देश था भाई टुकड़ों में बटा हुआ था, बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी, लेकिन जब देखा होगा जब यहाँ पर 1857 की क्रांति होती है उसके बाद से क्या था, भारत में राष्ट्रवाद का उदय था। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय को होने के कौन कौन से कारण होते हैं कि अंग्रेज अत्याचार करते थे, भारतीय लोग क्या होते एकजुट होते चले गए और उन्हें राष्ट्रवाद बढ़ा। भारत में पूंजीवाद, यानी जब भारत में पूंजीवाद यानी 1990-91 का जब पूंजीवाद का दौर चलता है, भारतीय अर्थव्यवस्था खुलती है और भारत में विकास का, यानी पूंजीवाद के आने से जिस प्रकार से भारत में डेवलपमेंट, विकास, और कह सकते हैं कि भारत में जो सारे डेवलपमेंट उसकी बात करें। फिर मार्क्सवादियों के अनुसार से, फिर अगर आप देखोगे इनका, फिर मार्क्सवादियों के अनुसार से उन्होंने भारतीय समाज को कैसे समझा, तो ये सारे आपकी हेडिंग रहेंगी और इन्हीं हेडिंग को क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ए आर देसाई का अगर आ गया तो ए आर देसाई का जैसे पढ़ लेना कि
इनका नाम क्या है? अक्षय रमन लाल देसाई। इनका नाम क्या है? अक्षय रमन लाल देसाई। जन्म 16 अप्रैल 1915 को गुजरात के नडियावार नामक शहर में हुआ था। उनके पिता रमन लाल वसंत लाल देसाई सन 1920 से 1930 के दशक में बड़ौदा रियासत में एक प्रशासनिक अधिकारी, यानी इनके जो पिता थे भाई प्रशासनिक अधिकारी थे। कहाँ पर? बड़ौदा रियासत में। वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे जिन्होंने 1930 के दशक में अपनी लेखन से युवाओं को प्रभावित किया। अपने पिता के साथ बड़ौदा राज्य में की गई यात्राओं को उन्होंने उनके भाव पर, यानी बड़ौदा जो था उन पर, जो उनका वहाँ पर जो यात्रा की थी उनके मन पर गहरी कह सकते छवि रही, या उन चीज़ों को, उनकी कृतियाँ उनके सामाजिक जीवन में रही। एक साहित्यकार होने के नाते रतनलाल देसाई जी ने किसानों के जीवन का भी चित्रण किया। नहीं भैया, इन्होंने किसानों का भी लिखा है, यानी इन्होंने किसानों की समस्याओं कर, किसान कैसे हैं, कैसे रहते हैं, इस पर भी इन्होंने लिखा है। अनेक उपन्यास लिखे हैं जो कि युवाओं को भी प्रेरित करते हैं। समाज परिवर्तन को भी इन्होंने प्रेरित किया है। भारी लगान वसूल करके किसानों का शोषण हो रहा है, यानी इन्होंने भारतीय किसानों से जैसे शोषण हो रहा था, कि भारतीय किसानों का जैसे दमन हो रहा था, इन्हीं चीज़ों को भी इन्होंने प्रकाश डाला, यानी इस समाजशास्त्र को भी इन्होंने बताया, इस पर भी इन्होंने लिखा है। उपनिवेशवाद की इन्होंने तीखी आलोचना की, इसीलिए तो उपनिवेशवाद की तीखी आलोचना करते हैं और भारत में राष्ट्रवाद के उदय का उसका ही कारण बनाते हैं। यानी उपनिवेशवाद का, यानी अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी उसका आलोचना करते हैं। किसानों का जो शोषण होता है उसको उन्होंने लिखा है या उसकी आलोचना की है, और भारत में राष्ट्रवाद का कैसे उदय होता है उसका भी इन्होंने क्या किया है? अध्ययन किया। तो यही सारी चीजें आप जब आ जाएगा तो इनको आप लिख दीजिएगा एक प्रकार की। जैसे इनके पॉइंट मैंने आपको क्या क्या बताया, पॉइंटों को देख लेते हैं। यानी इनके मुख्य विचार, यानी इन्होंने किन किन चीजों का अध्ययन किया है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, राष्ट्रवाद कैसे, क्योंकि अंग्रेज जो थे भारतीयों का दमन करते थे, अत्याचार करते, और भारत में धीरे धीरे राष्ट्रवाद का उदय होता, यानी अंग्रेजों के अत्याचार से परेशान होकर के भारतीय लोग आपस में एकजुट होने लगते हैं, और आगे चल करके यहाँ से अंग्रेजों को हटाने के लिए भारत में बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि पहले जो हमारा देश था अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, और बाद में क्या होता है कि भारतीय जो लोग होते हैं अलग अलग क्षेत्रीय जो रियासतें थी उनको छोड़ करके आपस में एकजुट, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो भारतीय लोगों पर बहुत अत्याचार, जैसे किसानों पर अत्याचार होता था भाई, मजदूरों पर, या भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। उस प्रताड़ना से दुखी होकर के भारतीय लोग धीरे धीरे आपस में एकजुट, जैसे इसमें कांग्रेस का बहुत ज्यादा योगदान रहा। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उन्होंने भारतीय लोगों को एक मंच दिया, एक मंच प्रदान किया, और भारत में इसका राष्ट्रवाद, यानी जब आपको AR देसाई का लिखोगे, यानी जिसका हम लिख रहे हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, इन्होंने देसाई जी ने दिया क्या कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ उसको लिखा, राष्ट्रवादी चीजें कैसी थी, या फिर उन्होंने पूंजीवाद को लेकर के, अगला जो पॉइंट रहेगा पूंजीवाद, भारत में पूंजीवाद के कारण भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए, यानी भारत में जब पूंजीवाद आता है तो उससे क्या, पहली इन्होंने बताया जैसे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की अपेक्षा स्वतंत्रता के बाद अवधि में राज्य में पूंजीवाद, यानी भारत जब आजाद हो जाता है तो भारत में पूंजीवाद का एक प्रवेश होता है, और यानी स्वतंत्रता के बाद यानी अवधि में पूंजीवाद का रूपांतरण हो जाता है। दो संपत्ति, उन्होंने पूंजीवाद को लेकर के काफी बातें लिखी, यानी पूंजीवाद किस प्रकार से भारत में डेवलपमेंट करता है, या कृषक वर्ग पर राज का क्या प्रभुत्व पड़ता है, या पूंजीवाद आने से या स्वतंत्रता समानता इनमें क्या बदलाव आते हैं, इन्हीं चीज़ों को उन्होंने बताया। विकास मार्ग का मतलब होता है कि उन्होंने देसाई जी का एक चिंतन का विषय था कि पूरे काम में लगातार देसाई दोहराई जाती है, वह विकास के मार्ग पर, वह एक प्रश्न को ऐसे विभिन्न प्रकार के मुद्दों के साथ जोड़ते हैं जिनका सामना देश स्वतंत्र अवधि में किया, यानी कह सकते भारत का विकास क्या होगा, भारत का डेवलपमेंट, क्योंकि जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ तो भारत का डेवलपमेंट क्या क्या होगा, भारत का विकास कैसे होगा, इसको लेकर के बड़ी इन चीजों पर भी क्या देसाई जी ने क्या किया है, उन्होंने अध्ययन किया भारत में विकास का मार्ग। दूसरा, अगर आपने लास्ट वाला जो इसमें पॉइंट लिखोगे, आखिरी पॉइंट क्या लिखोगे, मार्क्सवादियों के अनुसार, यानी जो मार्क्सवाद है, जो कार्ल मार्क्स जो थिंकिंग है, विचारधारा है, उससे उन्होंने भारत को समझने का दृष्टिकोण अपनाया। यानी देसाई जी ने क्या किया है कि भारतीय समाज को उसको मार्क्सवादी दृष्टिकोण या मार्क्सवादियों के नजरिए से देखने का प्रयास किया, कि मार्क्सवादी जैसे बोलते हैं कि भैया कि हमारा जो समाज है वह दो वर्गों में बट गया है, एक है पूंजीपति और एक है मजदूर। उसी प्रकार से देसाई जी भी भारतीय समाज को दो वर्गों में बांट करके देखते हैं कि एक वह भैया जो मजदूर है, किसान है, गरीब है, जो मेहनत कर रहा है, दूसरा जो ऐसे पूंजीपति लोग हैं या धन्ना सेठ जो हैं वो मौज उड़ा रहे हैं, आराम ऐसा आराम। यानी उन्होंने भारत को कह सकते हो कि आप मार्क्सवादियों के अनुसार, या जो हमारे मार्क्सवादी चिंतक हैं उनके अनुसार भारत को देखने का प्रयास किया है, या अंतर विरोध भारत में कैसे जातिवाद है, कृषक वर्ग और जमींदारों के बीच संघर्ष बताएं। यानी जिस प्रकार कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स कहते हैं
कि वह बताते हैं कि जो उसमें बताते हैं कि मार्क्सवाद में बताते हैं कि भैया कि समाज में दो वर्ग बन गया है। क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स, क्या कहते हैं कि समाज में दो वर्ग है, एक पूंजीपति वर्ग है, दूसरा मजदूर है, दोनों में संघर्ष है। उसी प्रकार से देसाई जी कहते हैं कि भारतीय समाज में दो वर्गों में बट गया। कौन कौन से वर्गों में? एक तो है भैया कि जो जमींदार है, ठीक है, जमींदार है जो बहुत मजबूत है, दूसरा जो किसान है, इन दोनों में क्या है? संघर्ष। इसके आधार पे यानी मार्क्सवादियों के आधार पे उन्होंने भारतीय परिस्थिति या भारतीय की परिस्थिति कैसे है उसका उन्होंने अध्ययन किया। तो यही सारी चीजें इसमें आप लिख देंगे तो आपका काफी आसानी से। इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, यानी देसाई, ये AR देसाई की कौन कौन सी कृतियां हैं, तो इन्होंने इतनी सारी बुकें लिख रखी हैं, ठीक है। AR देसाई की थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये बुकों को आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी कृतियां हैं जो उन्होंने लिख रखी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगले चैप्टर पर देखते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला देखो चैप्टर नंबर 10 हमारा क्या रहेगा, इसमें देखिएगा MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास क्या है, इनको देखोगे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भारत के गांव पर, जाति पर, सामाजिक गतिशीलता पर या समुदाय पर या कैसे संरचनावाद प्रकार, यानी इन्हीं चीजों पर इन्होंने क्या समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। यानी श्रीनिवास जो हैं, ठीक है, MN श्रीनिवास कह सकते हो कि भारतीय गांव पर, जाति पर, समाज कैसे हमारा गतिशील है या सामुदायिक विकास है या राष्ट्र निर्माण जो है वो कैसे होगा, इस पर इन्होंने किया गया है अध्ययन किया, यानी सोशल सब कह सकते हैं कि इनके ये सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। जब आपसे पूछेगा एन श्रीनिवास तो बता देना इन्होंने भारत के गांव पर अध्ययन किया, भारत के गांव कैसे, उनकी सोच कैसे है, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, उनका विकास कैसे होगा, गांव की आर्थिक परिस्थितियां कैसे है, गांव में सामाजिक परिस्थिति कैसे हैं, गांव में राजनीतिक इकाई कैसे है या गाँव आत्मनिर्भर है कि नहीं, उन्होंने अध्ययन किया। भारत में जाति व्यवस्था पर भी कह सकते हो कि एन श्रीनिवास जी ने काफ़ी अध्ययन किया है। एन श्रीनिवास जी ने भारत में जाति व्यवस्था कैसे है, जाति व्यवस्था से कह सकते हो कि हमारा भारतीय समाज आगे कैसे नहीं बढ़ पा रहा है, इसका भी उन्होंने अध्ययन किया है। सामाजिक गतिशीलता यानी हम अपने भारतीय समाज को कैसे गतिशील बना सकते हैं, ये सारे क्या रहेंगे पॉइंट रहेंगे आपको। जैसे एन श्रीनिवास आ गया तो आपको इन सारे पॉइंटों को लिखना पड़ेगा, यानी भारतीय गांव का अध्ययन किया है, भारतीय गांव के बारे में इन्होंने बताया है, या जाति पॉइंट बना करके इनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट है, इसको थोड़ा थोड़ा अगर आप देख लेंगे, उतना मुझे लगता नहीं कि एन श्रीनिवास का पूछा जा सकता है। जिसका मुझे लगेगा पूछा जा सकता है उनका मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा। अगर एन श्रीनिवास का आता है तो भारतीय गांव पर, जाति पर, समाज कैसे गतिशीलता पर, या राष्ट्र निर्माण कैसे होता है, या सामुदायिक विकास कैसे होता है, या समाजशास्त्रीय अध्ययन में अन्य चीजें क्या है उसका भी इन्होंने अध्ययन किया। तो एन श्रीनिवास जो हैं उनको ये सारे पॉइंटों के साथ आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इन सारे पॉइंट हैं, ठीक है, इन सारे पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा। इनको जैसे एन श्रीनिवास लिखा, एन श्रीनिवास का ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, या समाजशास्त्री उनका सिद्धांत क्या है, या उन्होंने कैसे रिसर्च की, कैसे खोज की है, तो भैया भारत के गांव के बारे में, जाति है, सामाजिक गतिशीलता है, सामुदायिक विकास है, राष्ट्र निर्माण है, इन चीजों का इन्होंने क्या किया अध्ययन किया, उसी के आधार पर इन्होंने बताया है। वही चीजें आप इनका थोड़ा सा जैसे जीवन परिचय है, मैसूर के नरसिंहपुर में एन श्रीनिवास का जन्म 16 नवंबर 1916 को मैसूर में हुआ था। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता आरा के नामक एक गांव में आए थे जो कि मैसूर शहर से लगभग 20 मील दूर था। यहाँ पर सरकारी नौकरी में थे, यानी इनके पिता सरकारी नौकरी करते थे। गांव छोड़ने की दूसरी वजह अपने बच्चों की शिक्षा, यानी कह सकते हैं इनके पिता अपने बच्चों को साथ लेकर के आए थे ताकि वो अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करा सकें। उपयुक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रीनिवास का परिवार शिक्षा को बहुत महत्व, जितने भी समाजशास्त्री हैं, देखो एक पॉइंट समझ लो, जितने भी समाजशास्त्रियों को आप लिखोगे सभी पढ़े लिखे हैं, सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं और सभी का परिवार बहुत पढ़ा लिखा था, उनके पिता बहुत अच्छे फैमिली से थे, या उनके परिवार में शिक्षा का बहुत महत्व था, इसलिए उन लोगों को भी पढ़ाया लिखा गया। तभी तो आकर के उन्होंने सामाजिक अध्ययन किया, तभी तो उन्होंने अपना सामाजिक सोच दिया। तो इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। अगर किसी का लिख रहे हो, किसी में कुछ नहीं आ रहा है, तो उसका अगर जीवन परिचय लिख रहे हो तो कह दो इन्होंने काफ़ी पढ़ाई लिखाई की थी और इनका परिवार काफ़ी पढ़ा लिखा था, इनके घर वाले जो थे पढ़ाई लिखाई में योगदान को काफ़ी, यानी इनके परिवार में शिक्षा का जो माहौल बना हुआ था पीढ़ी से, और इनको भी पढ़ाई लिखाया जाता, तब जाके तभी तो भैया कोई सामाजिक अध्ययन करेगा। तो इन पॉइंटों को आप निष्कर्ष में, यानी एक प्रसिद्ध उपन्यास कर रहे हैं, समाजशास्त्री हैं जिन्होंने भारतीय समाज को लेकर के उन्होंने अध्ययन किया है, या उनका एक बौद्धिक विचार था, एक कई विश्वविद्यालय में, काफ़ी विश्वविद्यालय में पढ़े, वहाँ से काफ़ी डिग्रियाँ प्राप्त की। इस प्रकार की बातें अगर आपको किसी के बारे में नहीं पता है तो भी आप बना करके अगर आपको लिखना पड़ेगा तो इन सारे पॉइंटों को आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम निवास जी का बात कर रहे हैं, नरसिंह सिंह चारा निवास, इनका जो बात कर रहे हैं, इनके आधार पर इनका जो मुख्य बात रहेगी, जैसे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किस चीज़ का अध्ययन किया,
प्रकार्यवाद का, यानी प्रकार्यवाद का इन्होंने क्या अध्ययन किया है। तो आप इन्होंने बता दें, जैसे इनका किसी ने रचनात्मकवाद और प्रकार्यवाद का इन्होंने अध्ययन किया। रचनात्मकवाद यानी हमारी समाज की संरचना कैसे है उसको अध्ययन किया है, या हमारे समाज का जो प्रकार है उसके उन्होंने क्या अध्ययन किया है। ये दिन चीज़ इसको आप थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक है। समाजशास्त्र के अध्ययन में इन्होंने, समाजशास्त्र में इन्होंने अन्य चीज़ों का भी इन्होंने अध्ययन किया है। जैसे इन्होंने किस चीज़ का अध्ययन किया अगर मैं बता दूं, भाषा का, बोली का, धर्म का, संप्रदाय का, जाति का, वर्ग का। यानी कह सकते हो कि जो निवास जी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में भाषा का, बोली का, धर्म का, संप्रदाय का, जाति का, वर्ग का, यानी इन सब चीज़ों का भी उन्होंने अध्ययन किया है। और उसी के आधार पर भारतीय समाजशास्त्र को बताने का या समझाने का उन्होंने जैसे गांव है, जनजाति है, पिछड़ी जाति है, मलिन वस्तियों की दशा को तलाशी है, और उसके आधार पे यानी इन चीज़ों के आधार पे भी भारतीय समाजशास्त्र को बताने का प्रयास किया, यानी उसी प्रकार से। तो यही सारे आपके पॉइंट रहेंगे। थोड़ा ऐसा हो गया, डाउन हो गया था। चलिए मैं आपको यानी अन्य अध्ययन, फिर उसके बाद जैसे उन्हें अन्य इनको जैसे दृष्टिकोण और बनाम क्षेत्र परक दृष्टिकोण, यानी इन्होंने जो दृष्टिकोणों के अनुसार इन्होंने अध्ययन किया, यही सारे पॉइंट इनके रहेंगे। आप इनको यानी भारत के गांव का, यानी भारत के गांव का भी इन्होंने अध्ययन किया। भारत के गांव कैसे हैं, वहाँ पर जीवन शैली कैसे है, वहाँ पर किसान कैसे हैं, वहाँ पर सामाजिक आंदोलन कैसे होते हैं, या श्रीनिवास जी गाँव की यथार्थ परक व्याख्या करते हैं, यानी समाज में जो गाँव की सच्चाई उसको दिखाते हैं। भारत में गाँव का परिवेश कैसा है, उसमें किस प्रकार के मिथक हैं, किस प्रकार का पाखंड फैला है, उसका भांडाफोड़ भी उन्होंने किया है। यानी भारतीय गाँव में कैसी परिस्थिति है, असमानता है, रोग है, निरक्षरता है, इन सभी चीज़ों पर भी उन्होंने क्या किया है, अध्ययन किया। भारतीय गांव में राज्यों के बीच एक निरंतर साथ साथ संपर्क जैसे रहता है। तो भारतीय गांव, दूसरा इन्होंने जाति को लेकर के भी काफ़ी अध्ययन किया। श्रीनिवास जी ने कह सकते हो कि भारतीय समाज में जो जाति है या जो जाति व्यवस्था है उसका भी उन्होंने अध्ययन किया कि भारतीय समाज में जो जाति उसमें छुआछूत है या ऊंच नीच है, या कहते हैं भारतीय समाज जो है जाति व्यवस्था के कारण प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है या विकास नहीं कर रहा। इन सभी चीज़ों का भी क्या किया है उन्होंने, एन श्रीनिवास जी ने अध्ययन किया है। यानी जातियों को लेकर के भी उन्होंने उनका सामाजिक गतिशीलता, यानी अगला पॉइंट लेकर जैसे इन्होंने सामाजिक गतिशीलता का भी इन्होंने अध्ययन किया। यानी एन श्रीनिवास जी जो हैं उन्होंने समाज को कैसे गतिशील बनाया जा सकता है, या अंग्रेजों के समय गतिशीलता के दो स्रोत थे, राजनीतिक व्यवस्था को सुगम बनाना और निम्न स्तर और सीमांती व्यवस्था को, यानी खेती, यानी कह सकते हैं कि हम अपने समाज को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं, या हमारा समाज कैसे प्रोग्रेस कर सकता है। इन सभी चीज़ों का क्या क्या इन्होंने एन श्रीनिवास जी ने क्या किया है, अध्ययन किया है। ठीक है, यानी जैसे हमारे समाज में अगर देखोगे जैसे बहु विवाह है, बाल विवाह है, इस प्रकार की हमारी क्या थी भैया कि प्रथाएं पड़ी हुई थी। तो इन सभी प्रथाओं से हटा करके यानी इन सभी समाज की कुरीतियों को अगर हम दूर करेंगे, तो अगर उन कुरीतियों को दूर करेंगे तो जो हमारा भारतीय समाज है उसका कह सकते हैं उसका डेवलपमेंट विकास कैसे होगा, उसी चीज़ों का इन्होंने अध्ययन किया है। जैसे भारत में ईसाई, सिख और धर्म आर्य समाज जैसे धर्मांतर हैं। अनेक धर्मांतर लोगों ने पाया है कि यहाँ उन्होंने लगातार कलंक और चले गए। यानी कह सकते इन जिन चीज़ों का उन्होंने अध्ययन किया है, जिन चीज़ों को लिखा है, उन्हीं चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, सामुदायिक विकास यानी राष्ट्र, यानी इन्होंने सामुदायिक विकास और राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है, देश को कैसे एकजुट किया जा सकता है, इन्हीं सभी चीज़ों का इन्होंने अध्ययन किया, या अध्ययन का इनका क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने में आसानी रहे। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी कृतियां हैं, यानी एम.एन. श्रीनिवासन जो हैं उन्होंने भैया कौन कौन सी बुक लिखे, जैसे मैरिज एंड फैमिली एंड न्यू मैसूर, यानी भैया कि परिवार को लेकर के, जैसे मैरिज को, शादी को लेकर के, फैमिली को लेकर के इन्होंने एक बुक लिखी है। ठीक है, जैसे इसने सोशल चेंज इन द मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन द मॉडर्न इंडिया इन्होंने बुक लिख रखी है। कास्ट इन, यानी जितने भी हमारे समाजशास्त्री हैं उन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन किया, भारतीय समाज कैसे है, जिन चीज़ों का अध्ययन किया मैंने बता रहा हूँ, और उन्होंने जो सारी चीज़ें लिखी है अपनी बुक में लिखी है, अपनी किताब में लिखी है, उसी के आधार पर जाना जाता है कि कोई भी समाजशास्त्री किन चीज़ों का उसने अध्ययन किया है और उसका दृष्टिकोण कैसे रहा, वो क्या मानता है, भारतीय समाज को कैसा बदला जा सकता है, या भारतीय समाज में कैसे परिवर्तन आ सकते हैं। तमाम जो समाजशास्त्री हैं उनका रहता है कि समाज कैसे विकसित हो, समाज का कैसे डेवलपमेंट हो, या समाज की जो विचारधारा कैसे है, या समाज की जो विचारधारा है उसमें परिवर्तन कैसे है, यही सारे उनके अध्ययन के स्रोत होते हैं। और उसी प्रकार से जो जितने भारतीय समाजशास्त्री हैं, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ पर विदेशी रहे, आक्रमण अंग्रेज रहे, तो उस विदेशी मानसिकता या जो अंग्रेजों की मानसिकता है, जो अंग्रेजों का व्यवस्था, जो कल्चर है, उसमें बदलाव या परिवर्तन की बात करते हैं, तथा भारत में विकास और डेवलपमेंट इन सभी चीज़ों की जो बात करने वाले में है, उसमें हम एन श्रीनिवास जी को कह सकते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों का उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया है, उन्होंने इसी चीज की रिसर्च की है, और भारतीय समाजशास्त्र में उनमें एक प्रमुखता से इनका नाम लिया जाता है, श्रीनिवास जी का। ठीक है, यही सारी चीजें आप लिखेंगे। ठीक है, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ये आपसे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मुखर्जी कौन है? ठीक है,
अगला देखो रामकृष्ण मुखर्जी, इन्होंने अगर देखो कि रामकृष्ण मुखर्जी जो हैं उन्होंने किस चीज़ का, ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्थान और पतन, यानी भारतीय जो कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आती है, भारत में कैसे पनपती है, और कंपनी के पतन के पीछे सामाजिक शक्ति, यानी भारतीय समाज के लोग एकजुट होते हैं और कंपनी का धीरे धीरे पतन, यानी भारतीय समाज में ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्थान यानी कैसे बढ़ती है उसको, और भारतीय और ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन कैसे होता है इसका उन्होंने अध्ययन किया। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, यानी भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसी है, भारतीय समाज कैसे है, या कह सकते हैं भारतीय समाज में समाजशास्त्र या समाजशास्त्र में समाज कैसे है, इन सभी चीज़ों का क्या क्या इन्होंने वैज्ञानिक विधि के द्वारा। देखो पहले जो हम समाजशास्त्री देख रहे हैं रामकृष्ण मुखर्जी, कह सकते हो इन्होंने कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का, ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्थान का, तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे जो राजनीतिक या सामाजिक शक्ति थी उसका, तथा भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे है, भारत का समाज कैसे है, भारत में समाज और धर्म कैसे है, भारत में समाजशास्त्र कैसे है, इन सभी चीज़ों का इन्होंने किया गया है वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया है। आप कह सकते हैं रामकृष्ण मुखर्जी जी ने, इनका थोड़ा सा जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, फिर ये सारे पॉइंट बना सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्थान पर इन्होंने कह सकते शोध किया, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे विकसित होती है, कैसे डेवलप था। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीज़ें वैसे भी पता होंगी, कंपनी का उत्थान कैसे होता है, कंपनी का क्या पतन कैसे होता है, क्योंकि क्योंकि कंपनी भारतीय लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है, तो भारतीय लोग क्या करते हैं कंपनी को हटाने का, जैसे 1857 की क्रांति होती है, और इसके पीछे सामाजिक इकाई क्या थी, सामाजिक शक्ति, क्योंकि लोग एकजुट हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम जो अंग्रेज बांटने का प्रयास करते हैं एक हो जाते हैं, जैसे गाय की चर्बी सुअर की चर्बी हो जाता है भैया कि गाय की चर्बी सुअर की चर्बी है, कारतूस गोली है, तो 1857 की क्रांति हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे है, भारत का समाज कैसे है, या भारतीय जो समाजशास्त्र है वो कैसे है, इन सभी चीज़ों का क्या किया है रामकृष्ण मुखर्जी जी ने, क्या किया है उनका भैया अध्ययन किया है, उनका क्या किया है वैज्ञानिक तरीके से, यानी सुनी सुनाई बातों पर नहीं या देखी दिखाई बातों पर नहीं, बल्कि साइंटिफिक अध्ययन किया। यानी रामकृष्ण मुखर्जी जो हैं एक वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री क्या है, इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया। समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी क्या है और समाज क्या है, यानी सोशोलॉजी तो एक सब्जेक्ट है, दूसरा जो हमारा समाज है कैसे रहता है, क्या सोशोलॉजी समाजशास्त्र में किस प्रकार के संबंध है, उन संबंधों को बताया है। या भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी कैसे, भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे, यानी कृषि आधारित है, गांव की जो अर्थव्यवस्था भारत की जो है भैया कृषि आधारित है, उसमें जो कृषि में अगर देखोगे तो उसमें ज़्यादातर हम खाद्यान्न की फसलें करते हैं। दूसरा हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो आत्मनिर्भर है या आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो हमारी भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी आत्मनिर्भर थी, या कह सकते काफ़ी मजबूत थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लेकिन अंग्रेज उसका शोषण करते, दमन करते हैं, या कई सारे बंदोबस्त यानी कृषि ऐसे सुधार करते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है धीरे धीरे क्या होगी, चरमरा जाती है, पतन हो जाता। तो इन्हीं सभी चीजों का रामकृष्ण मुखर्जी जो है उन्होंने क्या किया है, अध्ययन किया। जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इन्हीं सारे पॉइंट को बना करके आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना और अच्छे से चीजों को लिख दीजिएगा। रामकृष्ण मुखर्जी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपके लिए क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। जितने भी लोग हैं उनके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में आएगा तो उसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, उसी प्रकार से। यानी रामकृष्ण मुखर्जी सबसे पहले समाजशास्त्री हैं। देखो थोड़ा इनका लाइफ देख लेते हैं कैसे रहा भैया। देखो रामकृष्ण मुखर्जी का जन्म 7 नवंबर 1917 को बांग्लादेश में जैसलमेर जिले में हुआ था। उनके पिता सतबीर नाथ मुखर्जी, माता सती रानी देवी। सत्येंद्र नाथ एक स्वनिर्मित व्यक्ति थे, यानी स्वनिर्मित, जिन्होंने भारतीय रेलवे में एक इंजीनियर के रूप में, यानी क्या थे भैया, ये रेलवे में काम करते थे। यानी क्या है जिनकी हम बात कर रहे हैं, रामकृष्ण मुखर्जी क्या था, रेलवे में इंजीनियर थे, ठीक है, इन्होंने रेलवे में इंजीनियर थे। बालक रामकृष्ण को स्वतंत्रता और कठोर परिश्रम के प्रतिरूप उनके पिता की विरासत, यानी रामकृष्ण जी जो हैं वह जो स्वतंत्र थे और इतना कठोर परिश्रम करते थे, इसके प्रेरणा उनको अपने पिता से मिली थी। उनका मानना कि मनुष्य को न केवल वंश परंपरा पर निर्भर नहीं अपितु अपने पैरों पर, यानी रामकृष्ण मुखर्जी कह सकते क्या कहते हैं, वो कहते थे भैया कि हमें अपनी वंश परंपरा पर या अपने कह सकते हैं कि हमारी किस्मत होगी उस पर नहीं, बल्कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए। उनकी माता बंगला में एक प्रतिष्ठित जमीन, यानी उनकी जो माता थी उनके बंगाल में एक प्रतिष्ठित जमींदार कुलीन परिवार से थी, यानी जो उनकी मम्मी थी काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली से उनकी मदर थी। वह घमंडी स्वभाव की थी, यानी उनकी माता कह सकते हैं वह थोड़े घमंडी स्वभाव की थी। मुखर्जी जी की बेटी लिखती हैं कि युवा रामकृष्ण 19वीं शताब्दी में बंगाल में तर्कवाद
और प्रत्यक्षवाद की अवधारणा से, यानी बंगाल में देखोगे तो रामकृष्ण जो मुखर्जी जो हैं वो क्या हैं 19वीं शताब्दी में तर्कवाद और बंगाल में प्रत्यक्षवाद जैसे जो सामाजिक संस्कृति थी उसके परिवेश में वो पढ़े बले। मुखर्जी ने स्कूली शिक्षा में कॉलेज से, यानी कह सकते हैं कि इनकी जो पूरी स्कूल लाइफ रही, क्योंकि बंगाल में रहा और बंगाल में पूरी तरह से अंग्रेज आते हैं। और जैसे मैंने कई बार बता चुका हूँ इस बात को रखना कि बंगाल में, मुंबई में या मद्रास में यहीं के लोगों ने सबसे पहले क्या किया, पढ़ाई किया, इन्होंने नई शिक्षा को प्राप्त किया। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, शिक्षा का संचार होता है। समाज शास्त्र हो या कोई भी अगर चीज़ होगी, अगर कोई भी नया चीज़ होता है तो अब बंगाल से उसकी शुरुआत होगी। तो इनका बंगाल में जन्म होता है। इनका जो PhD के काफ़ी पढ़े लिखे थे और बाद में क्या होता है, इन्हें भारतीय समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। और भारतीय समाजशास्त्र में इन्होंने जो अध्ययन किया, इनका जो योगदान है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्थान कैसे होता है या पतन में सामाजिक शक्ति क्या रही, उसको आपको बताना ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जैसे इन्होंने बता रखा है कि सारी चीज़ें थोड़ा मैंने एक्सप्लेन आपको बता। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी कैसे, हमारा समाज कैसे, उसका भी उन्होंने अध्ययन किया। भारतीय जो ग्रामीण समाज है उसका अध्ययन कैसे किया, या भारतीय जो हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो भाई आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है, तथा हमारे भारतीय समाज में हिंदू मुस्लिम एकता किस प्रकार से होती है, या हमारे भारतीय समाज में कैसे है, भारतीय समाज कैसे देखता है, कैसे उसकी सोच है, समझ है, नीति निर्माता, ये सारी चीज़ें उसका उन्होंने क्या है अध्ययन किया। उसी प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। इनकी थोड़ी सी मैं आपकी बुकें बता देता हूँ, उन्होंने कौन कौन सी बुकें लिख रखी हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, यानी इनकी किताबें कौन कौन सी है। द डायमेक्सिक ऑफ द सोसाइटी, 6 विलेजेज ऑफ बंगाल, यानी क्योंकि बंगाल, दूसरा इन्होंने द राइज इन द फॉल द ईस्ट इंडिया कंपनी, यही इनके बुक लिख रही है। यानी बंगाल में कंपनी जो होती है कैसे अराइज करती है, यानी कैसे बढ़ती है, और उसका स्नोफॉल यानी कैसे उसका विघटन हो जाता है 1974 में, यानी इनके बुकें हैं। और इन्होंने ये सारे शोध किए हैं, जो इनके पॉइंट हम लोग देख रहे हैं ये उन्होंने शोध किया और शोधों के आधार पे उन्होंने अपनी बुक लिखी है। उन्हीं चीज़ों को हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में अगर हम देखेंगे, बिल्कुल जो हमारा लास्ट रहेगा चैप्टर, उसमें लीला दुबे जी हैं, ठीक है। लीला दुबे जी हैं, उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं के मुद्दों को लेकर के उन्होंने भारतीय समाज के दृष्टिकोण को दिखाया है। लीला दुबे जी समानता की उन्होंने बात की, यानी महिला पुरुष में भैया समानता बनी रहे, इस चीज का अध्ययन किसने किया है, महिलाओं के इशू को लेकर के, महिलाओं को मुद्दों को लेकर के जो भारतीय समाजशास्त्री हैं उनमें लीला दुबे का जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जो बोल रहा हूं ऐसे बातें लिख देना। और इन्होंने भारतीय महिलाओं की समानता पर, इन्होंने, क्योंकि भारतीय जो समाज था उसमें महिला पुरुष में असमानता थी, यानी बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, इसलिए भारतीय समाज में असमानता कैसी है, असमानता को कैसे, यानी भारतीय समाज में जो असमानता है उसको उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि भारतीय समाज में कैसे भैया समानता, जैसे लड़की होती है उसको तो घर के 4 दीवारी तक ही सीमित कर दिया जाता है, खाना बनाती है या घर तक ही सीमित रहती है, यानी महिलाओं को, देखा पुरुष है उसको कमाने वाला माना जाता है, स्वतंत्र माना। आज भी अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की घर वाले या फैमिली के कहने से उनकी शादी करनी पड़ती है, लेकिन जो लड़के हैं वो ज़्यादा स्वतंत्र माने जाते हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो महिला पुरुष में काफ़ी भिन्नता है। अगर जैसे मान लो किसी की एक लड़का एक लड़की है तो बेटी को कई सारी सुविधाएं नहीं मिलती, बेटों को मिलती, यानी भारतीय समाज में समानता, यानी भारतीय समाज में जो महिला पुरुष में जो भेदभाव हो रहा है, जो दूरियां हैं उनको कम करना है, तथा भारतीय समाज में समानता की बात करते हैं, यानी समाजों, यानी जाति धर्म के आधार पर भी समानता की बात करती है। मोस्टली ये महिलाओं को लेकर के बात करती है, यानी महिला और पुरुष में समानता की बात करती है, क्योंकि भारतीय समाज में बहुत ज्यादा है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, ये सभी जो इशू हैं उन पर इन्होंने क्या अध्ययन किया है। और भारतीय समाज में जो भेदभाव है, यानी महिला पुरुष का जो भेदभाव उसको समाप्त किया जाए और महिला और पुरुष को दोनों को एक प्रकार के अधिकार दिए जाए। क्या बोला हूं, दोनों को एक प्रकार के अधिकार दिए जाएं। इन्हीं सभी बातों पर क्या लीलावती जी दुबे जी ने क्या किया, अध्ययन किया। यानी भारतीय समाज में समानता किनमें, यानी महिला और पुरुषों में, यानी नारीवादियों के आधार पे, महिलाओं के दृष्टिकोण के आधार पे भारतीय समाज में कहते हैं समानता लाई जाएगी, तभी नारियों का विकास होगा, तभी हमारी जो भारतीय महिलाएं हो ज्यादा योगदान। जैसे बात करेंगे, जैसे राजनीति में, अर्थशास्त्र में, या कैसे आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अगर महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी तो हमारा जो भारतीय समाज होगा विकास करेगा। यानी समानता पर इन्होंने लीलावती जी ने जोर दिया। दूसरा, महिलाओं और महिला में नातेदारी, महिला और नातेदारी, महिलाओं में परिवार में उनकी क्या क्या स्थिति है, या उनके संबंधों में उनकी क्या है, नहीं कह सकते कि रिश्तेदारियों में उनकी क्या स्थिति, यानी महिलाओं को लेकर के महिलाओं की भारतीय समाज में जो स्थिति है। दूसरा, नातेदारी व्यवस्था, यानी भारतीय
भारतीय जो महिलाएं हैं वह सामाजिक संबंधों में या कह सकते हैं रिश्तेदारियों में उनके कैसे संबंध है, जैसे भाई है, जैसे बहन है, पत्नी है, माता है, बुआ है, मामी है, इस प्रकार इनके कैसे संबंध बनते हैं पुरुषों के साथ क्या है, तथा क्या नातेदारी व्यवस्था में यानी जो रिश्तेदारी व्यवस्था होती है उसमें महिलाओं की समानता है या नहीं। यानी कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से जो लीला दुबे जो हैं इन्होंने भारतीय महिलाओं की दुर्दशा कैसे है या भारतीय महिलाओं को किस प्रकार की प्रताड़ना का सहन करना पड़ता है, घरेलू हिंसा है, तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर के लीलावती दुबे जी ने क्या अध्ययन किया है। लिंग पहचान का आवश्यकता, यानी लीलावती दुबे जी कहती हैं कि लिंग पहचान यानी महिला और पुरुष में जो भेदभाव उसको कम करना है, तथा जेंडर समानता की बात करें यानी महिला यानी जेंडर समानता, यानी उन्होंने बताया कि भैया कि हमारा जो भारतीय समाज है उसमें महिला और पुरुष में जो भेदभाव होता है वह भेदभाव को समाप्त करने की बात करती हैं। तो लीला दुबे जी के बारे में जब आएगा तो आप महिलाओं को समानता की बात करती हैं, समानता यानी जेंडर को समाप्त करने की, या महिलाओं तथा नातेदारी की बात करती है, महिलाओं से कैसे रिश्तेदारियां बनती है, कैसे नातेदारियां बनती है, उसका इन्होंने सामाजिक अध्ययन किया है। लिंग पहचान यानी कह सकते हैं लिंग पहचान का मतलब यानी जेंडर जो असमानता है, क्योंकि लड़की की अलग है, यानी कहते हैं कि महिला और पुरुष के साथ किसी प्रकार का हमारे भारतीय समाज में शोध ना हो, तथा महिलाओं को किस प्रकार की कुरीतियां हमारे समाज में पहले चलती थी, या भारतीय महिलाओं को भैया सती होना पड़ता था, सती प्रथा है, बाल विवाह है या कन्या भ्रूण हत्या है, इन सभी चीजों से भारतीय समाज को बाहर निकालना है। जिस प्रकार हमारा भारतीय समाज महिलाओं को मौका नहीं देता या लड़कियों को बोझ समझता है, ये सभी जो थिंकिंग जो विचार है उस पर लीलावती दुबे जी ने समाजशास्त्र के दृष्टिकोण के क्या उन्होंने अध्ययन किया है, और महिलाओं की जो स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए क्या हो सकता है या महिलाओं की स्थिति को कैसे बेहतर बना सकता है, वो सभी चीजों में लीला दुबे जी का क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये जितनी चीजें हैं आप इन्हीं चीजों को लिखने, मैं थोड़ा शॉर्ट में और सेम लैंग्वेज समझा रहा हूं क्योंकि पॉइंट के आधार पर यही 3 हेडिंग बना लेना, और जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको आप थोड़ा और भी अगर एक्सप्लेन कर दोगे ना तो आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इस पूरे सब्जेक्ट को मैं इतने अच्छे से और बेहतरीन से सिंपल लैंग्वेज और आम भाषा में समझा रहा हूं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इतने कम समय में मैं आपको थोड़े समय में इतनी ज्यादा नॉलेज दे रहा हूं। एग्जाम में कैसे अगर लीला दुबे आ गए तो लीला दुबे में कहना कि समानता की, महिलाओं की समानता की बात करती हैं, बता देना कैसे समानता। दूसरा, महिलाओं की नातेदारी व्यवस्था में क्या है, या महिलाओं के उत्थान की बात करती हैं, या महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं, या महिलाओं के एजुकेशन की बात करती हैं, महिलाओं की शिक्षा की बात करती हैं, या महिलाओं में जो असमानता महिला पुरुष का जो भेदभाव उसको दूर करने की बात करती हैं, या लिंग पहचान या भारतीय जो पुरुष हैं जो महिला हैं उन पर जिस प्रकार से भेदभाव होता है उन सभी को, यानी महिलाओं के जो मुद्दे हैं, महिलाओं को जो इश्यू हैं उसको लेकर के इन्होंने क्या किया है अपना सामाजिक दृष्टिकोण बताया है। यह भारतीय समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। समाज शास्त्र में अगर देखोगे तो महिलाओं के मुद्दों को लेकर के, महिलाओं को समानता को लेकर के, उनके न्याय अधिकार या उनको स्वतंत्रता समानता या उनको कह सकते हैं कि उनको आज़ादी मिले, या कह सकते हैं उनका भी जो योगदान हो वो सरकारी नौकरियों में बढ़े, वह भी आगे बढ़े, और भारतीय समाज में महिलाओं की जो स्थिति है उसको कैसे बेहतर बना सकता है, या भारतीय जो महिलाएं उनको किस प्रकार की समस्या है, उन सभी चीज़ों पर लीला दुबे जी ने क्या किया है समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से उन्होंने अध्ययन किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीला दुबे को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूं यही चीज़ें अगर आप मेरी बातें सुन भी लेंगे ना तो भी आप काफ़ी अच्छे से लिख लेंगे। तो लीला दुबे पूरी तरीके से तो महिलाओं को लेकर के जेंडर है भैया, बहुत समाज भेदभाव, महिलाओं के साथ हिंसा होती है, जो जैसे भारतीय समाज में क्या समस्या है, जैसे लिंगानुपात की जांच करा ली जाती है, महिलाओं का गर्भपात करवा दिया जाता है, घरेलू हिंसा होती है, मारा पीटा जाता है, या महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, या चूल्हा चौका करवाया जाता था 4 दीवारी के, ये सारी क्या महिलाओं को समस्या है। दूसरा, महिलाओं के उत्थान को लेकर के, महिलाओं को लेकर के सरकार बहुत ज्यादा कानून बनाए। दूसरा, भारतीय समाज का दृष्टिकोण चयन करना, जैसे आप क्या भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम जो चीजें आप लीला दुबे जैसे जिसे समाजशास्त्रियों ने भारतीय समाज में योगदान दिया, तथा महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में, महिलाओं की स्थिति को सुधारने में लीला दुबे जी का जैसे समाजशास्त्रियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो लीला दुबे जब आएगा तो यही सारी चीजें आप इनको लिख दीजिएगा। और इनकी थोड़ी बुकें कौन कौन सी, थोड़ा इनका जीवन परिचय मैं बता देता हूं। लीला दुबे का जन्म स्वतंत्रता पूर्व यानी भारत जब आजाद हुआ तब लीला दुबे जी का जन्म होता। उनका सामाजिकरण तत्कालीन घरेलू राष्ट्रवादी दोनों प्रकार के प्रवेश हैं। उनका लेखन समाजशास्त्र में क्षेत्र मार्ग प्रशस्त करता है क्योंकि उनका मानव विज्ञान में महिलाओं के, यानी लीला दुबे जी ने समाजशास्त्र में कह सकते हैं महिलाओं के अध्ययन को जोड़ा है।
यानी पहली बार लीला दुबे जी थी जिन्होंने समाज शास्त्र में महिलाओं के इशू को उठाया है और महिलाओं के मुद्दों को उन्होंने लिखने का प्रयास किया पूरी तरह का। दूसरा, उन्होंने महिलाओं के दृष्टिकोणों को बताया कि महिलाओं को कैसे समानता और न्याय दिलाया जा सकता है उनको। लीला दुबे का जन्म 27 मार्च 1923 को महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता सेंट्रल प्रोविंस यानी राज्य न्याय यानी का नौकरी करते हैं। लीला दुबे जी काफी पढ़ी लिखी थी। परिवार में बालिका के बड़े लाड प्यार से इनका पालन पोषण हुआ था, मगर स्कूली शिक्षा का कोई महत्व नहीं दिया जाता था। व्यक्तिगत जरूरतों रुझानों पर निर्भर होते थे। यानी उन्हें कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए जीवंत संभावना होती थी। यानी कह सकते हैं कि उन्होंने महिला शिक्षा क्या है, महिला की जो समस्या है या महिलाओं को कैसे पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है या महिलाओं को भारतीय समाज में किस प्रकार की समस्या थी, उन्हीं चीज़ों पर इन्हें क्या किया लीला दुबे जी ने अध्ययन किया है। जैसे समानता की बात करते हैं, लीला दुबे भारतीय समाज में जो महिला उनकी समानता को देने को जब उनका जो पूरा अध्ययन रहा समानता पर, महिला और नातेदारी पर, लीला दुबे लैंगिक अध्ययन के जरिए नातेदारी अध्ययन यानी लैंगिक आधार पर वो फिर नातेदारी अध्ययन करती है। हमारे भारतीय समाज में नातेदारी कैसे है, विवाह कैसे हैं, परिवार कैसे हैं, इन सभी चीज़ों पर क्या क्या उन्होंने जोर दिया। यानी दक्षिण एशिया में महिलाओं के अध्ययन पर भी इन्होंने जोर दिया। दूसरा, इसमें जब लिंग पहचाने यानी लीला दुबे जी ने भारत में लिंग पहचानी, महिलाओं को अगर देखोगे गौणिक कैसे है। दूसरा, इसमें कैसे लीला दुबे जी जो हैं वह बदले जाति की जाना जैसे भर्ती है, वैवाहिक रिश्ते हैं, आवास हैं, परिवार है, इन सभी चीज़ों पर क्या करती हैं उन्होंने अध्ययन किया। इनकी थोड़ी सी जो बुकें होंगे उसको हम थोड़ा सा देख लें क्योंकि इनकी कृतियाँ कौन कौन सी है। यानी लीला दुबे जी ने ये 3 किताबें लिख रखी हैं, ठीक है। ये 3 किताबें इनकी कृतियाँ, सबकी थोड़ी बहुत कृतियाँ आप पर याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट में मैंने पूरी आपको बुक पढ़ा दी है क्योंकि मुझे लगता है अगर आप पूरी वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपका एग्जाम जरूर हो जाएगा। सभी को भाई बेस्ट ऑफ लक। चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि इतने कम समय में इतने बेहतर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको सिर्फ समझाता हूँ, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि आप एग्जाम में आएगा तो इन्हीं पॉइंट को अगर लिख देंगे, इस प्रकार से लिख दोगे तो आपका एग्जाम काफ़ी ऐसे अच्छे से हो जाएगा। वीडियो को देखने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर किसी के पास नहीं तो उसको बता देना, या कोई मिलता है अगर आपको मिलता है उसको बता देना कि हम डेली पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है। आगे आने वाले समय भी मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।